और कृषि सुधार कानून के बाद हो रहे किसान आंदोलन पर रिलायंस का बड़ा बयान सामने आया है। रिलायंस ने कहा है कि उसका कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग में कोई योजना भी नहीं है। रिलायंस ने यह भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड तक नहीं खरीदा गया है और यह भी बयान दिया गया कि हम कभी भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदेंगे। इसी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि किसानों को सशक्त बनाने और उनकी खुशहाली के लिए कंपनी प्रतिबद्ध है। तो रिलायंस का क्या कुछ बड़ा बयान हुआ आपके सामने। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, कॉर्पोरेट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। 6 बिंदुओं के जरिए अपने स्टैंड को साफ करते हुए रिलायंस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई इरादा भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन नहीं ली गई। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग की कोई योजना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदी गई। हम कभी एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदेंगे। किसानों से सीधा अनाज नहीं खरीदते हैं। किसान से सप्लायर एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे। बड़ी खबर पाकुड़ से, जहां पर पाकुड़ की एक दबंग महिला मुखिया का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। कोल पंचायत ने सरकारी योजनाओं को लागू करने के नाम पर महिला मुखिया पर रंगदारी की मांग करने का आरोप लगा है। मुखिया का नाम चित्रलेखा कौड़ है। देखिए ये वायरल वीडियो आपके सामने, जिसका वीडियो जो है वो तेजी से इस वक्त वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मुखिया टोल टैक्स वसूलने वाली एजेंसी के मालिक शुभ नंदन भगत से 3 लाख रुपए की रंगदारी की मांग करती हुई साफ नजर आ रही हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो सामने हैं और वो हैरान करने वाली है। आपको 5 मिनट का समय देंगे, इससे ज्यादा आप अपने मन से बोलिए क्या दे रहे हैं, आप क्या बात करें। हम आपको छोड़ते हैं, आप पेट्रोल जनता कीजिए कि आपका मान सम्मान हमारे मान सम्मान हम लोग उनसे करें। 5 बोले थे आप 3 पाते, आप 30 बहुत ज्यादा और देखिए अब इससे बहुत ज्यादा आप कुछ नहीं 5 लाख की जगह करते हैं। बताइए मेरा भी प्रॉब्लम है। अभी बाकी आगे के हम लोग आपके साथ आगे की बात आगे है, आगे देखा जाएगा। अभी 3 देखकर फिर दीजिए और 30 मिनट की मेरा मान दीजिए। 30,000 रुपया महीना। हाँ उसी को 3 लाख रुपया। अब 5 साल का हमारा जितना जो होता है नहीं दिए थे जो ज्यादा तब छोड़ दीजिए। तो कैमरे में कैद हुई रंगदारी की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए ये वायरल वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो के साथ सवाल भी ये कि देखिए मुखिया जी जिस पद पर आसीन हैं और जिस काम को करने के लिए इन्हें मुखिया का पद दिया गया, उसकी जगह वो रंगदारी की मांग कैसे कर रही हैं। 5 लाख रुपए की जगह 3 लाख पर बात खत्म कर दी जाए ये कह रही हैं। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर बात रहने दीजिए। ये स्टेटमेंट, उनकी आवाज आप सुन पा रहे होंगे। आप देखिए अभी बहुत ज्यादा। झारखंड में दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी कि डीवीसी और हेमंत सोरेन सरकार के बीच बकाये पर महाभारत जारी है। बकाया राशि भुगतान को लेकर आज से डीवीसी राज्य के 7 जिलों में 50% तक बिजली कटौती की तैयारी में है। डीवीसी की ओर से 7 जिलों में 600 मेगावाट बिजली आपूर्ति की जाती है। ऐसे में अब 300 मेगावाट बिजली की कटौती की आशंका जाहिर की जा रही है। डीवीसी अपने कमांड एरिया में आने वाले जिन जिलों में बिजली कटौती करने वाला है उनमें गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद शामिल हैं। दरअसल डीवीसी के मुताबिक झारखंड पर 5,800 करोड़ रुपए बिजली का बकाया है, जबकि झारखंड सरकार के मुताबिक केवल 3,500 करोड़ रुपए ही बकाए हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने 1,400 करोड़ राज्य सरकार के फंड से काट लिया था। इसे लेकर भी सीएम हेमंत सोरेन ने नाराजगी जाहिर की थी।
तो देखिए बकाये पर बवाल कैसे है। कटौती पर सीएम हेमंत सोरेन ने नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी हमारे अकाउंट से तमाम चीजें काटी जा चुकी हैं। बकाया राशि पर डीवीसी और झारखंड सरकार के बीच जिसकी तस्वीरें आपके सामने। डीवीसी ने 7 जिलों में बिजली कटौती की चेतावनी दी है, यानी कि इन जिलों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। बिजली आपूर्ति में 50% तक की कटौती की तैयारी डीवीसी ने अपने स्तर से कर ली है। लोड शेडिंग के 7 जिलों पर प्रभाव बढ़ सकते हैं और ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को अब बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। अब सरकार ने 3500 करोड़ रुपए के बकाये की बात कही है। उनके हिसाब से ये वो रकम है जो बकाये हैं। डीवीसी पर झारखंड के साथ भेदभाव के आरोप भी हैं। तो ऐसे में इसके साथ अब इन इलाकों में यानी कि 7 जिले जो झारखंड के हैं वहां पर रहने वाले लोगों के सामने अब बिजली की आंख मिचौली की समस्या जरूर खड़ी हो सकती है। झारखंड के नक्सलियों के गुजरात कनेक्शन का फिर से खुलासा किया गया है। गुजरात के औद्योगिक शहर सूरत से पुलिस ने एक नक्सली को पकड़ा है। ये नक्सली पिछले 3 साल से अपने परिवार के साथ नकली आधार कार्ड बनाकर रह रहा था। गिरफ्तार नक्सली का नाम गुड्डू सिंह उर्फ परिमल सिंह है, जो पलामू के कोरोमी गांव का रहने वाला है। उस पर झारखंड में नक्सली गतिविधियों के साथ आर्म्स एक्ट और हत्या मारपीट जैसे मामले दर्ज हैं। सूरत की कोसांबा पुलिस और झारखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में यह सफलता मिली है। गिरफ्तार नक्सली वापी में कुसुमगर कंपनी में मशीन मैकेनिकल के रूप में काम कर रहा था और पिछले 3 साल से कोसांबा में कंपनी के प्लांट में वो मौजूद था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे अब आगे की पूछताछ करने में जुट गई है। में एक काम करते हुए संदिग्ध गुड्डू सिंह उर्फ अनुज सिंह राजपूत रहवासी गांव कोरामी थाना नोड़ीदा बाजार जिला पलामू झारखंड को पूछपरछ के बाद उनको अभी हिरासत में लिया गया है। उनको आगे की कार्यवाही के लिए झारखंड पुलिस के पास कुल 6 ऑफेंस रजिस्टर हुए हैं। उनमें वहां से यहां से ले जाने की तजवीज और दूसरी कार्यवाही चालू है। रांची के और मांझी थाना के साई यूनिवर्सिटी कुचू के पीछे एक अज्ञात युवती का सिर कटा शव मिला। परसा पतरा जंगल की ये घटना है और पुलिस ने युवती के शव को बरामद कर लिया है। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और ऐसे में दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। युवती की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है और ना ही युवती के सिर को ही बरामद किया जा सका है। पुलिस कई एंगल से फिलहाल हत्या के जांच में जुट गई है। तो वही हुंदूर पंचायत डेड बॉडी है, हेडलेस है, सर नहीं है और ऐसा देखने से लगा कि कहीं न कहीं उसको दूसरी जगह हत्या करके डेड बॉडी को यहाँ ले आकर डाला गया होगा, फिर गर्दन को फिर तराश के हटा दिया गया होगा। शरीर पे कपड़े तो कम थे, ये तो है। बहुत सारी पॉइंट्स है, बहुत सारा चीज़ें हैं जिस पर हम लोगों ने रिम्स में भेजा है पोस्टमार्टम के लिए और उस पॉइंट पे भी हम लोगों ने कहीं बलात्कार की बिंदु है कि नहीं लेके आई, सब स्पष्ट डॉक्टर का जैसा आएगा फाइंडिंग उसी हिसाब से फिर आगे का हम लोग अपडेट करेंगे। खबर जमशेदपुर से, जहां के हरिजन बस्ती में घर में घुसकर एक महिला की हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धारदार हथियार से महिला की जान लेने के बाद अपराधी यहां से फरार हो जाते हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे सिटी एसपी और बिष्टुपुर थाना प्रभारी मामले की जांच में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक महिला अपराधी कुल्लू घोष की पत्नी है, जिसकी पहले ही मौत हो चुकी है। महिला की हत्या के बाद बस्ती वाले बेहद आक्रोशित हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर फिलहाल जांच कर हत्या के आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस ने इस मामले के जल्द खुलासे का दावा किया है। बैठे हुए थे टक्कर बाबा क्लब में, आगामी झारखंड के इतना बड़ा पर्व टूसू पर्व को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसी बीच 9:10 पर हम लोग को फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि जूली घोष को घर में कोई गोली मार दिया। तत्काल हम लोग तुरंत उसी में आए। हम लोग देखें कि तो मृत अवस्था में हरिजन बस्ती के अंदर एक जूली घोष नाम की एक महिला है, उसकी किसी ने किसी धारदार नुकीले हथियार से सर में चोट मार के हत्या कर दी। हत्या के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया। अभी इसमें
इंक्वेस्ट की कार्रवाई चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में हम लोग आगे खुलासा करेंगे। तो देखिए, जमशेदपुर में 2 दिनों में 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों को देखकर आपको 2 दिनों में इन 4 हत्याओं के पीछे और अब के हालात का अंदाजा हो जाएगा। पहली तस्वीर कल की है, जहां हरिजन बस्ती में घर में घुसकर एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वहीं दूसरी तस्वीर 1 जनवरी की है, जहां कदमा में एक फ्लैट में एक नर्स की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। वहीं उसके शव को जलाने की कोशिश भी की गई। गुमला के पालकोट में ठंड से सुखर नागरची की मौत पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और सरकार से तत्काल 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। झारखंड बीजेपी एसटी मोर्चा के मंत्री कमलेश राम ने कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिला तो बीजेपी राजभवन के सामने धरना देगी। सरकारी आवास भी इनको नहीं मिला, प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिला, राशन कार्ड भी नहीं मिला है। तो ऐसा उदाहरण कई है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदा राहत कोष से अविलंब 5 लाख का मुआवजा इन लोग को मिले और ये 48 घंटे के अंदर हम जिला उपायुक्त, जिला प्रशासन से कहना चाहेंगे और यहाँ के मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि 48 घंटा के अंदर ये पीड़ित परिवार को संज्ञान लेते हुए इनके मुआवजा और प्रधानमंत्री आवास और राशन कार्ड करने के हेतु अगर कार्रवाई नहीं करती है तो 5 तारीख को राजभवन के सामने धरना देंगे। लोहरदगा के सिन्हा प्रखंड के एकवा गुड़ी स्वास्थ्य उपकेंद्र में विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ती हुई ये साफ नजर आती है। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। सप्ताह में एक बार खुलने और सूचना नहीं मिलने से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। उपकेंद्र बंद होने से ग्रामीणों को किसी भी इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल जाने की मजबूरी है। सुविधा नहीं मिलने से जहां ग्रामीण परेशान हैं, वहीं धीरे धीरे उपकेंद्र भी बदहाल होता जा रहा है। एकवा गुड़ी स्वास्थ्य उपकेंद्र का जायजा लिया संवाददाता अदिति सिन्हा ने। जिले के सेन्हा प्रखंड के एकवागुड़ी गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के भेंट चढ़ गई है। स्वास्थ्य उपकेंद्र सप्ताह में एक बार खुलता है और ग्रामीणों को इसकी सूचना नहीं मिलने पर वह स्वास्थ्य केंद्र का लाभ नहीं उठा पा रहे। स्वास्थ्य केंद्र बंद होने के कारण ग्रामीणों को किसी भी दुर्घटना होने पर लोहरदगा सदर अस्पताल जाना पड़ता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से स्वास्थ्य उपकेंद्र खंडर में तब्दील होता नजर आ रहा है। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, साथ ही चारों ओर झाड़ियां हैं। इससे हम साफ साफ यह अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी यहाँ पर किसी भी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य उपकेंद्र में ताला लटका हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से कहीं ना कहीं ग्रामीणों को इसकी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोहरदगा से न्यूज़ 18 के लिए अदिति सिन्हा। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति को एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन में एक बार फिर रेल परिचालन की शुरुआत हो गई है। यहां कोरोना की वजह से 9 महीने से बंद हटिया टाटा मेमू लोकल ट्रेन को आज शुरू किया गया। आज टाटानगर रेलवे स्टेशन से हटिया के लिए लोकल ट्रेन की रवानगी हुई। हालांकि कोरोना की वजह से ट्रेन की 10 बोगियों में मात्र 7 यात्री ही थे। वहीं रांची के लिए खुली मेमू ट्रेन की 12 बोगियों की ट्रेन में केवल 34 यात्री मौजूद रहे। कोरोना की वजह से 9 महीने से बंद पड़े लोकल ट्रेन का आना जाना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी कोरोना के खौफ से लोगों में, यात्रियों में यूं कह लें कि भीड़ जो इन ट्रेनों में नजर आती थी अमूमन, वो अब कम दिखती है।
नए साल में आज से राजधानी के निजी स्कूल में 10वीं और 12वीं की कक्षा के लिए खुलने थे, लेकिन कुछ स्कूलों को छोड़कर बाकी तमाम दूसरे स्कूल नहीं खुले। छात्रों को स्कूल आने के लिए अभिभावक का सहमति पत्र जरूरी था। हालांकि अभी ठंड बढ़ने और कोरोना के खौफ की वजह से अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। वर्ग की का 10वीं सेक्शन और 12th की जितने भी सेक्शंस, 12वीं का जितना सेक्शंस है, सभी पेरेंट्स से सलाह मशवरा किया गया। उनसे कंसेंट जब तक हमारा पास नहीं आएगा, एक गूगल फॉर्म भी सबको पास भेज दिया गया, उसमें कंसेंट आज से आना शुरू हो जाएगा। पेरेंट्स का भी जो कहना था, जैसे सर अभी थोड़ा सर्दी का ख़त्म होने दीजिए, जिसमें कोरोना का फैलने का चांसेस है, तो हम लोग उसके बाद ही भेजेंगे। तो हम लोग अभी 6 तारीख से, माने परसों से हम लोग क्लास शुरू करेंगे फिजिकल ऑफलाइन, जो है मेनली फॉर प्रैक्टिकल्स 12वीं का। और 10वीं का अभी ऑनलाइन ही चलेगा। इनका जो टेस्ट होगा वो 15 जनवरी का बाद हम लोग शुरू करेंगे, तभी बच्चे स्कूल आएंगे। 12वीं का अभी प्रैक्टिकल्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है उसका ग्रुप में एक क्लास की जितना स्ट्रेंथ है उसकी 1/3 बुलाया जाएगा, और वो भी विथ कंसर्न लेटर। जिसका पास कंसर्न लेटर पेरेंट्स से नहीं है, उन लोगों का कैंपस में, उनका ये कैंपस में घुसने का अधिकार नहीं है। और इसमें स्कूल का तरफ से मास्क, सैनिटाइज़र पूरा जिसको पास है ठीक है, जिसके पास नहीं है स्कूल से उसको उपलब्ध कराया जाएगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।